एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं जनक कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंसाइल टेस्ट के बारे में। ठीक है, इससे पहले मैंने टेस्टिंग ऑफ मटेरियल का पहला वीडियो ऑलरेडी बना लिया है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के टॉपिक पे। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से वो प्रीवियस वीडियो आप देख पाओगे। और मैंने मेटलर्जी के और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज इस लेक्चर की टेंसाइल टेस्ट के बारे में। तो टेंसाइल टेस्ट करने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें क्या करना होता है, टेंसाइल लोड में कोई मेटल कैसे बिहेव करेगा इसको हमें पता लगाना है। जैसे कोई मेटल है, इसमें मैं टेंसाइल लोड लगा रहा हूँ, मतलब इसको खींच रहा हूँ। टेंसाइल लोड मतलब क्या होता है, टेंशन दे रहा हूँ, मतलब आप इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हो। ठीक है, तो इस लोडिंग कंडीशन में मेटल क्या बिहेव करता है ये हम पता लगाते हैं टेंसाइल टेस्ट से। तो क्या क्या चीज़ हम डिटरमाइन करते हैं, पहला हम डिटरमाइन करते हैं परसेंटेज इलांगेशन इन लेंथ, मतलब लेंथ में कितना इंक्रीज़ हुआ है बिफोर फ्रैक्चर। ठीक है, उसके बाद परसेंट रिडक्शन इन एरिया। ठीक है, मतलब सैंपल को जब आप खींचते हो तो इसका जो एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये कितना कम होता है, इसके बारे में पता करते हैं। फिर वर्किंग स्ट्रेस, मतलब वो जो मेटल है उसको जब आप किसी कंपोनेंट में लगाओगे तो उसका वर्किंग स्ट्रेस आपको कितना रखना है, कितना लोड आप उसमें अप्लाई कर सकते हो एक्चुअली, ये हम पता लगाएंगे। यंग मॉडुलस मेटेरियल का पता लगाएंगे। यील्ड स्ट्रेस या इसको यील्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, ये हम पता लगाएंगे। फिर अल्टीमेट स्ट्रेस, मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इसको बोलते हैं, या फिर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये तीनों नाम इसी का ही है। ठीक है, और ब्रेकिंग स्ट्रेस या ब्रेकिंग स्ट्रेंथ हम ये पता करेंगे। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ों को हम डिटरमाइन करेंगे बाय टेंसाइल टेस्ट। अब देख लेते हैं कौन कौन सा एपरेटस हमको रिक्वायर्ड है या कौन कौन सा मशीन हमको चाहिए ये टेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले जो मेन मशीन है वो है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, इसको शॉर्ट में यूटीएम भी बोलते हैं। यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, बहुत सारे टेस्ट होता है। जैसे एक टेंसाइल टेस्ट हो गया, फिर कंप्रेशन टेस्ट है, शियर टेस्ट है, फिर बेंडिंग टेस्ट है। ये सारे टेस्ट इस एक ही मशीन में हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन बोलते हैं। तो ये आपको चाहिए। नेक्स्ट आपको चाहिए एक्सटेंशोमीटर। ये एक्चुअली में बोला जाए तो इसी का एसेसरीज ही है यूटीएम मशीन का। ठीक है, उसके बाद चाहिए आपको वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर। ये सारी चीज़ें आपको चाहिए ये टेस्ट करने के लिए। ठीक है, थोड़ा सा एपरेटस के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये है वर्नियर कैलिपर्स। ये आप लोग देखे होंगे अपनी स्कूल में या कॉलेज में। ठीक है, ये वर्नियर कैलिपर्स देखे होंगे। इसका जो लिस्ट पॉइंट होता है, लिस्ट काउंट वो 0.02 mm होता है। ठीक है, तो जो सैंपल का लेंथ है, डायमीटर है, ये सब मेजरमेंट करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। ठीक है, ये आपका मेन मशीन है जिसमें आपको टेस्टिंग करना है। अब देखिए इस मशीन में क्या होता है ना, दो यूनिट होता है। एक इधर आपका ये जो यूनिट है ये कंट्रोलिंग यूनिट है। ठीक है, कंट्रोलिंग यूनिट और लोड डिस्प्ले यूनिट है। यहाँ पे आपका ये कंट्रोल करोगे मशीन को और इधर लोड जो है वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, ये होता है लोडिंग यूनिट, है ना, इसको बोलते हैं लोडिंग यूनिट या लोडिंग अरेंजमेंट यूनिट। इसमें देखो, इसमें आपको तीन क्रॉसहेड दिखाई दे रहे होंगे। ऊपर का ये पहला क्रॉसहेड, ये बीच का दूसरा और ये नीचे का तीसरा क्रॉसहेड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना, एक जो क्रॉसहेड होता है या एक जॉ भी बोलते हैं, क्रॉसहेड भी और जॉ भी बोलते हैं। तो ये जो मिडिल वाला जो जॉ या क्रॉसहेड है ना, वो होता है स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब वो एक जगह फिक्स रहता है। ठीक है, ये ऊपर का जो क्रॉसहेड होता है ना, उसको बोलते हैं मूवेबल क्रॉसहेड, मतलब ये क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है क्रॉसहेड, ये भी मूवेबल ही होता है। ये एक्चुअली में ये जो अपर क्रॉसहेड है ना, उसी के साथ देखो रॉड में उसी के साथ एक्चुअली में जुड़ा हुआ है। ठीक है, उसी के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, टेंसाइल टेस्टिंग के समय सैंपल को हम देखो, ये दो क्रॉस वाइड के बीच में ये स्टेशनरी है और ये मूवेबल है, दोनों के बीच में हम इसको क्या कर रहे हैं, मतलब माउंट करके रखते हैं। ठीक है, और इधर से क्या करते हैं, हम लोड देते हैं। लोड के लिए क्या होता है, ये हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे काम करता है। ये एक हाइड्रोलिक मशीन है। ठीक है, हाइड्रोलिक मशीन के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, ऑयल होता है। ऑयल को हम कंप्रेस करते हैं इधर से, यहाँ पे मोटर लगा होता है, उसके थ्रू हम ऑयल को कंप्रेस करते हैं। ये कंप्रेस्ड ऑयल यहाँ पे जाता है लोडिंग यूनिट में, और जो आप इधर से कंप्रेस कर रहे हो ना, उसी वो जो कंप्रेस ऑयल है, वो जो मूवेबल क्रॉसहेड है ना, उसको क्या करता है, ऊपर उठाता है। ठीक है, मतलब ये ऊपर का क्रॉसहेड क्या होगा, हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे, या बोल सकते हो ऑयल के प्रेशर के कारण ये क्रॉसहेड ऊपर जाता है। ठीक है, ये पास्कल लॉ पे काम करता है आपका जो हाइड्रोलिक मशीन है। ठीक है, तो ये माउंटेड है, तो ये मेटल को यहाँ पे क्या हो रहा है, खींच रहा है, क्योंकि ये स्टेशनरी है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ये इसको मटेरियल को ऐसे खींचता है, तनाव पैदा करता है। ठीक है, तो कितना तनाव हो रहा है, कितना लोड लग रहा है, वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और एक्सटेंशन कितना हो रहा है उसके लिए एक मशीन आता है एक्सटेंशोमीटर, उसका हम इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। तो इसी मशीन से ना लगभग 3 से 4 टेस्ट हो जाते हैं। एक तो यहाँ पर टेंसाइल टेस्ट हो जाता है, दूसरा कंप्रेसिव टेस्ट यहाँ नीचे होता है। कंप्रेसिव टेस्ट करना है तो ये वाले इसको ना हम नीचे ला लेते हैं। ये ना इसके में क्या लगा होता है, स्क्रू लगा होता है। देखो ये वाला जो मिडिल वाला है ना, इसमें इस वाले रॉड में देखो स्क्रू जैसे दिख रहा है, ये स्क्रू के थ्रू ये नीचे आ जाता है। ठीक है, ये केवल ऊपर नीचे, जब आप इसमें सैंपल नहीं लगाए ना तब आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। स्क्रू लगा हुआ है, मोटर के थ्रू चलता है। लेकिन जब आप टेस्टिंग कर रहे हो, एक्चुअल टेस्टिंग, तब ये वाला मूव करता है। ये एक्चुअल लोड ये वाला लगाता है जो हाइड्रोलिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब कंप्रेशन करना होता है ना, कंप्रेशन टेस्ट, तो मटेरियल को हम यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, और ये वाला जो क्रॉसहेड है ना यहाँ पे आता है। ठीक है, ऐसे। तो जब आपको कंप्रेसिव टेस्ट करना होता है ना, तो फिर हम इधर से ऑयल को प्रेशर देते हैं, तो ये क्या करता है, इसको कंप्रेस करता है। मतलब ये ऊपर का स्टेशनरी रहता है, यहाँ पे बीच में आपका मटेरियल रहेगा, और ये वाला नीचे का क्रॉसहेड आपको ऊपर की ओर जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये जो बीच में जो मटेरियल रखा है वो कंप्रेस होगा, वो दबेगा। तो इस तरह से कंप्रेसिव टेस्ट करते हैं। ठीक है, और नीचे में ही हम बेंडिंग टेस्ट भी करते हैं, यहीं पे ही। तो ये सारा टेस्ट होता है इसमें। ठीक है, यूटीएम में। आप देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स, ये है एक्सटेंसोमीटर। तो एक्सटेंसोमीटर क्या करता है, एक्चुअल में कितना एक्सटेंशन हो रहा है। जब आप लोड लगाते हो मेटल पे, जब आप लोड लगाते हो, ठीक है, टेंसाइल लोड, तो लोड के कारण क्या होता है, ये आपका सैंपल क्या होता है, लेंथ में बढ़ता है। जैसे रबड़ को खींचते हो ना आप, वैसे क्या होता है, मशीन लोड लगने के कारण आपका सैंपल क्या होता है, खींचता है, खिंचाव होता है, लेंथ बढ़ता है। तो ये लगा होता है एक्सटेंशोमीटर। देखो यहाँ पे ये जो गेज लेंथ के पास ना, यहाँ पे हम एक्सटेंशोमीटर लगा दिए दोनों। अब जब लेंथ बढ़ेगा तो ये वाला एक्सटेंशोमीटर का ये भी बढ़ेगा, दोनों के बीच का गैप भी बढ़ेगा। तो ये एक्सटेंशोमीटर एक मशीन है जो सीधा जुड़ा होता है कंप्यूटर से, है ना। तो ये कंप्यूटर में सीधा डिस्प्ले कर देता है कि कितना लेंथ इंक्रीज़ हो रहा है। जैसे जैसे इंक्रीज़ होगा ना, वैसे वैसे लेंथ को डिस्प्ले करते जाएगा कंप्यूटर में। ठीक है, अगर आपका कंप्लीट मैनुअल कर रहे हो आप, तो बिना एक्सटेंसोमीटर के भी आप बहुत सारा पता लगा सकते हो। ठीक है, अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है तब आपको एक्सटेंसोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर नहीं बनाना है तो बिना एक्सटेंसोमीटर का भी काम चल सकता है। ठीक है, अब देखते हैं, ये है स्पेसीमेन, देख लेते हैं। ये है स्टैंडर्ड स्पेसीमेन। स्पेसीमेन का बता दूं कैसे रहता है। स्पेसीमेन देखो, दो टाइप के स्पेसीमेन होते हैं। सैंपल जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखो, ये होता है, इसको राउंड सैंपल बोलते हैं या राउंड स्पेसीमेन। ठीक है, सैंपल क्या है, राउंड है। ये वाला क्या है, ये फ्लैट सैंपल है। ठीक है, ये वाला क्या है, फ्लैट सैंपल है। ठीक है, तो जो आप सैंपल बना रहे हो वो स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए ब्रिटिश स्टैंडर्ड होता है, और इंडियन स्टैंडर्ड, और एसटीएम होता है। एसटीएम जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड आता है, और इंडियन स्टैंडर्ड भी आता है। ठीक है, तो कोई भी एक स्टैंडर्ड आपको फॉलो करना है ना। स्टैंडर्ड होना ही चाहिए किसी भी टेस्टिंग में, ताकि मतलब जब आप यहाँ पे कोई टेस्ट कर रहे हो, किसी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप टेस्ट करोगे, तो क्या होगा, अगर किसी और कंट्री में उसका रिज़ल्ट आप भेज रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा, वो मिसमैच नहीं होगा। ठीक है, जैसे आपने गेज लेंथ कितना लिया है, कितना डायमीटर लिया है, ये फिक्स होना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से होना चाहिए, है ना। अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है तो आपका रिजल्ट आप कंपेयर नहीं कर सकते। किसी और कंट्री में मान लीजिए वो मटेरियल का स्ट्रेंथ कुछ और बताएगा, आपके यहाँ जब आप टेस्ट करोगे तो आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से उसका स्ट्रेंथ का रिजल्ट और बताएगा। तो पूरे वर्ल्ड में, है ना, वर्ल्ड में ये कंपैरिजन करने के लिए, है ना, मिसमैच ना हो, इसलिए स्टैंडर्ड बनाया गया है। ठीक है, तो आपका सैंपल क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड साइज़ का होना चाहिए। इसमें देखो ये राउंड सैंपल का बताया है। इस राउंड सैंपल में कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं। ये वाला जो इधर का हिस्सा है ना, इधर, और ये वाला हिस्सा, ये जो होता है, ये ना ग्रिप सेक्शन बोलते हैं इसको। ये मशीन में ग्रिप करने के लिए होता है। ठीक है, ये क्या होगा, मशीन में ग्रिप करने के लिए होगा। ये मशीन के अंदर जाएगा, जो अब मैं अभी बताया ना, दो क्रॉसआउट होते हैं, मूवेबल और स्टेशनरी, उसके अंदर ये अंदर में ग्रिप करने के लिए होता है ना। मेन जो आपका लेंथ होता है, इसको बोलते हैं ये होता है गेज लेंथ। ये क्या होता है, गेज लेंथ। इसी में जो आपका डिफॉर्मेशन होगा, जो लेंथ इंक्रीज होगा ना, जो इलोंगेशन होगा, इसी के बीच आपको मेज़र करना है। तो ये गेज लेंथ कहने से क्या करते हैं, मार्क करके रखते हैं। ठीक है, गेज लेंथ क्या करोगे, पहले से मार्किंग करके आपको रखना पड़ेगा एक मार्कर से, कि इतने को आपने गेज लेंथ माना है। ठीक है, क्योंकि जब आपका टेस्टिंग ख़त्म हो जाएगा तो इसके लेंथ में इंक्रीज़ हो जाएगा। तो लेंथ में इंक्रीज़ कितना हुआ, वो इसी गेज लेंथ को आप क्या करोगे, मेज़र करोगे। मतलब मान लीजिए टेस्टिंग के बाद आपका गेज लेंथ का जो मार्क किया है आपने, ये यहाँ तक पहुँच गया, तो इसी गेज लेंथ को, दो गेज लेंथ का जो आपने मार्क किया ना, इसी के डिस्टेंस को आपको मेज़र करना है इलोंगेशन पता करने के लिए। ठीक है, और इसका जो ये यहाँ पे जो डायमीटर है, इसको सैंपल का डायमीटर बोलते हैं। कहाँ का डायमीटर, ये यहाँ का, है ना। ये ग्रिप सेक्शन के डायमीटर से हमको कोई लेना देना नहीं है।
ये जो सेक्शन है ना इसको हम बोलते हैं सैंपल का डायमीटर। ठीक है, अब स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं, एसटीएम स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर राउंड सैंपल है, रॉड सैंपल है, तो उसका जो गेज लेंथ जो होता है ना, इसका जो गेज लेंथ होता है वो उसके डायमीटर से 4 गुना होना चाहिए। उसके डायमीटर से कितना होना चाहिए, 4 गुना। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका जो डायमीटर है, मान लीजिए इसका डायमीटर 15 mm है सैंपल का। ठीक है, कितना mm, 15 mm। तो गेज लेंथ आपको कितना रखना है, गेज लेंथ आपको रखना है 15×4, मतलब कितना हो जाएगा ये 60 mm। आपको गेज लेंथ कितना रखना पड़ेगा, 60 mm। ये एसटीएम स्टैंडर्ड के हिसाब से, ब्रिटिश स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको 5 गुना लेना है, गेज लेंथ को डायमीटर का 5 गुना लेना है ना। इसके अलावा ये फ्लैट सैंपल भी आता है, ये फ्लैट सैंपल, इसको शीट सैंपल भी बोलते हैं। तो ये जो फ्लैट सैंपल में क्या आता है, इसका जो गेज लेंथ आपको लोगे वो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ये लोगे 0.5 इंटू √ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। ठीक है, उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उसका √, इंटू 4.5 उसका आपको गेज लेंथ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको स्टैंडर्ड सैंपल ही बनाने हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जिसका डायमीटर कम है उसका गेज लेंथ भी छोटा है। ठीक है, जिसका डायमीटर ज़्यादा है उसका गेज लेंथ भी हमने बड़ा रखा है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, अगर सैंपल बहुत छोटा, जैसे बहुत छोटे साइज़ का टीएमटी रॉड है, मतलब मान लीजिए 10 mm का, 20 mm का टीएमटी रॉड है, तो उस केस में ज़्यादा हम सैंपल प्रिपेयर करते नहीं हैं फिक्स है, मतलब स्टैंडर्ड सैंपल। उस केस में सीधा जो टीएमटी रॉड होता है ना उसको सीधा लेते हैं और उसको ग्रिप करा के उसमें गेज लेंथ मार्किंग करके हैं और सीधा उसको क्या कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। वहाँ पे सैंपल प्रिपरेशन नहीं करते हैं अगर टीएमटी जो होता है उसका साइज़, उसका जो डायमीटर अगर बहुत कम है उस केस में। ठीक है, तो चलिए अब हम जान लेते हैं प्रोसीजर, मतलब इस टेस्ट को हम करते कैसे। हमने अभी तक जान लिया कि सैंपल क्या होता है, कौन कौन से मशीन यूज़ करना है आपको, ये सारी चीज़ें। अब जानते हैं प्रोसीजर, इस टेस्ट को हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ स्पेसिमेन ये हम मेज़र कर लेते हैं। जो आपका सैंपल है ना, सैंपल का डायमेंशन आपको मेज़र कर लेना है। ठीक है, ओरिजिनल डायमेंशन मतलब उसका गेज लेंथ आपको मेज़र कर लेना और मार्क कर लेना। जैसे यहाँ पे गेज लेंथ कितना लिया गया है, 60, यहाँ पे गेज लेंथ कितना लिया गया है, 60। तो 60 mm आपको मार्क करना पड़ेगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक को क्या लिया, गेज लेंथ लिया है। ठीक है, तो आप ओरिजिनल गेज लेंथ L1 मतलब वो कर लोगे, नोट कर लोगे कितना, 60 mm है। ठीक है, उसके बाद डायमीटर कितना है, ओरिजिनल डायमीटर, तो यहाँ पे 12 mm है, तो आप डायमीटर 12 mm, ओरिजिनल डायमीटर 12 mm क्या कर लोगे, नोट कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये करना है, दोनों को आपको नोट करके रखना है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो स्पेसिमेन है, अब जो आपका सैंपल है उसको आप क्या करोगे, आप माउंट करोगे। ठीक है, मतलब उसमें ग्रिप करोगे। तो ग्रिप का मैंने बताया था कि 2 क्रॉसेड होता है मेन, एक होता है यहाँ पे ये स्टेशनरी, ये होता है मूवेबल। इन दोनों के बीच में आप सैंपल को देखिए, यहाँ पे हमने क्या करा दिया, इसको ग्रिप करा दिया। ठीक है, दोनों जॉ के बीच में, जॉ मतलब होता है ना जबड़ा। ठीक है, तो हम लोग जब खाना खाते हैं तो जबड़े से खाने को दबाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये दो दो जो जबड़े हैं वो खींचने का काम करेंगे इसको, सैंपल को। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, इसमें ग्रिप करा दिया। अब थर्ड क्या है, अब थर्ड आपको क्या करना है, लोड रेंज ऑफ द मशीन इज एडजस्टेड डिपेंड अपॉन द मटेरियल। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि लोड रेंज जो है आपको इसको एडजस्ट करना है। लोड रेंज एक्चुअली में क्या होता है, मशीन में देखो, ये मशीन का मैंने बताया था, ये आपका कंट्रोल यूनिट है। अब कंट्रोल यूनिट में देखो, यहाँ पे क्या है आपका, ये है, इसको बोलते हैं लोड इंडिकेटर। अब इस लोड इंडिकेटर में आपको 2 पॉइंटर दिख रहे होंगे, एक ब्लू कलर में दिख रहा है और एक रेड कलर में दिख रहा है। ठीक है, तो इसमें जो ब्लू कलर है ना वो एक्चुअली में पूरा घूमता है, लोड को इंडिकेट करता है। और जो रेड कलर का है ना वो कोई लोड इंडिकेट नहीं करता, वो बस ऐसे ही रहता है। वो मैक्सिमम लोड पता करने के लिए काम आता है, वो मैं आगे बताऊंगा कि रेड पॉइंटर का क्या काम है ना। एक्चुअल पॉइंटर क्या होता है, ये ब्लू कलर वाला पॉइंटर एक्चुअल होता है जो लोड को आपको बताता है ना। अब इसमें क्या होता है, लोड को एडजस्ट करने का मतलब क्या है, मान लीजिए इस मशीन की कैपेसिटी मान लो 400 किलो न्यूटन है। मान लो कितना किलो न्यूटन, मशीन की कैपेसिटी 400 किलो न्यूटन है ना। तो और अब मान लीजिए, अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई ऐसा सैंपल है, मान लीजिए कॉपर का सैंपल है, तो उसका मान लीजिए जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, केवल 40 किलो न्यूटन है। इसका यूटीएस कितना है, केवल 40 किलो न्यूटन।
तो इस केस में आप क्या करोगे, आपकी मशीन की कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन जो आप टेस्ट कर रहे हो, जो मटेरियल टेस्ट कर रहे हो उसका स्ट्रेंथ बहुत कम है। तो उस केस में आप लोड को क्या करोगे, एडजस्ट करोगे। मतलब इस मशीन की मैक्सिमम कैपेसिटी तो कितनी है, 400 किलो न्यूटन है, लेकिन आपको इतनी की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से आप लोड को सेट कर सकते हो। यहाँ पे देखो जगह दिया गया है, यहाँ को आप घुमा दोगे ना तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी आप चेंज करके कितना ला दोगे, 200 किलो न्यूटन कर सकते हो, है ना, 100 किलो न्यूटन भी कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा करने का रीज़न क्या है। देखिए ऐसा करने का रीज़न क्या होता है, ये जो आपका लोड इंडिकेटर है ना, ठीक है, देखिए अब इसका रीज़न क्या है, ये जो आपका इसकी ये जो लोड इंडिकेटर है ना, ये जो लोड इंडिकेटर है एक्चुअली में वो कैसे रहता है, अगर इसको बड़े साइज़ में देखो तो ये लोड इंडिकेटर ऐसे रहता है। और इसमें क्या होता है, मार्किंग रहता है। जैसे ये ज़ीरो है, ये ज़ीरो मार्क रहता है, उसके बाद 1 2 3 4 3 4 5, ये 5 मार्किंग रहता है। वैसे ही करके फिर 5 के बाद क्या होगा, 10 मार्किंग होगा, ठीक है। तो इसमें हर एक जो पॉइंट है ना, हर एक जो पॉइंट है वो कुछ वैल्यू को बताता है। मान लीजिए जैसे कि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, 400 किलो न्यूटन है, ठीक है। और इसमें जो पॉइंट मैंने दिया ना वो मान लीजिए 100 पॉइंट का, यहाँ से 10 इधर 20 30 40 50 करके यहाँ पे जीरो के पास कितना आ रहा है, 100 है। मतलब इसमें 100 का है, 100 पॉइंट्स है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट आपको कितना बताएगा, अगर मशीन की कैपेसिटी 40 किलो न्यूटन है तो हर पॉइंट आपका 4 किलो न्यूटन को बताएगा, ठीक है। मतलब अगर आपका जो पॉइंटर है, जो ब्लू कलर का जो पॉइंटर है वो जीरो से मान लीजिए पहले में आता है, पहले पॉइंट पे, तो ये कितना स्ट्रेंथ कितना लोड को बता रहा है, 4 किलो न्यूटन को बता रहा है। दूसरे पे आता है तो 8 को बता रहा है, तीसरे पे 12, ऐसे ही अगर 5 पे आता है तो 5 × 4 20 किलो न्यूटन लोड को बता रहा है, ठीक है। तो मैक्सिमम कैपेसिटी के हिसाब से हर पॉइंट की एक अलग अलग वैल्यू होती है, हर एक डिवीज़न की, है ना। अब मान लीजिए मैंने क्या बोला कि आप मान लीजिए लो स्ट्रेंथ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हो, मान लीजिए कॉपर का इस्तेमाल कर रहे हो, और उसका मान लीजिए यूटीएस की वैल्यू 40 किलो न्यूटन है। तो 40 किलो न्यूटन है तो मशीन आपका क्या होगा, यहीं पे ही आके, यहीं पे मतलब 10 पे आके टूट जाएगी मशीन। क्या है, 10 पे आके 10 पॉइंट पे आके टूट जाएगी। अब दिक्कत क्या होगा, जब आप इसका यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह, यील्ड लोड वगैरह, है ना, मैक्सिमम लोड वगैरह जब कैलकुलेट करोगे तो 2 पॉइंट के बीच का वैल्यू कितना है भाई, 4 किलो न्यूटन है। अब 2 पॉइंट के बीच मान लीजिए, 2 पॉइंट के बीच जो घड़ी का कांटा जैसे दिख रहा है आपको, है ना, मान लीजिए ये एक पॉइंट है और दूसरे पॉइंट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 किलो न्यूटन का, है ना। अब मान लीजिए इन दोनों के बीच में पॉइंटर जब इन दोनों के बीच है और उस समय ही मेटल आपका ब्रेक हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा कि या तो उससे पहले की वैल्यू या उसके बाद की वैल्यू है। तो 4 किलो न्यूटन क्या हो गया, इसका लीस्ट काउंट हो गया। 4 किलो न्यूटन क्या होगा, इसका लीस्ट काउंट हो गया इस स्केल का, है ना। तो इस केस में आपका रिजल्ट थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा, क्योंकि 40 किलो न्यूटन बहुत कम स्ट्रेंथ वाला मेटल है और 4 किलो न्यूटन इसका लीस्ट काउंट है, तो ये एक्यूरेट मेजरमेंट आपको नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, लीस्ट काउंट को कम करना है, हर पॉइंट का जो लीस्ट काउंट है उसको कम करना है। तो उसकी कैपेसिटी को आप कितना ला दूँ, मान लीजिए मैंने 100 किलो न्यूटन ला दिया इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी को, तो 100 किलो न्यूटन है, उसमें कितने हैं, 100 पॉइंट्स है, 100 पॉइंट्स फिक्स है स्केल में, तो पॉइंट 100 फिक्स है। तो अब हर पॉइंट क्या बताएगा, 1 किलो न्यूटन को इंडिकेट करेगा, हर पॉइंट क्या करेगा, 1 किलो न्यूटन को इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो इसका इस स्केल का लिस्ट पॉइंट कितना हो गया, 1 किलो न्यूटन, ठीक है। 1 किलो न्यूटन हो गया इसकी लिस्ट पॉइंट। तो आपका जो लो स्ट्रेंथ वाले वैल्यू का जब आप मेटल को टेस्ट कर रहे हो तो उसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। एक्यूरेसी क्या होगी, बहुत अच्छी आएगी, वो आसानी से दूर जाके टूटेगा। तो आपका जो आप लोड नोट करोगे ना वो सही से नोट करोगे। तो इस हिसाब से आपको लोड को क्या करना है, एडजस्ट करना है। अगर आप लो स्ट्रेंथ वाले मेटल की टेस्टिंग कर रहे हो तो आपको लोड को कम सेट करना है, ठीक है। और वैसे हाई स्ट्रेंथ का कर रहे हो, जैसे स्टील का कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपको लोड को यहाँ पे क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे लोड को आप क्या करोगे, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, फर्स्ट स्टेप क्या बोला आपने, सैंपल को ग्रिप करा लिया, है ना, लोड को भी एडजस्ट कर लिया। तीसरा क्या करना है आपको, ये जो ब्लू कलर का जो वो है ना पॉइंटर है, उसको ज़ीरो पे सेट करके रखना है। उसको क्या करना है, ज़ीरो पे सेट करके रखना है उस पॉइंटर को, है ना। अब ये जो रेड कलर का पॉइंटर, उसका क्या काम है, वो क्या होता है, ये रेड कलर का पॉइंटर में कुछ
मतलब वो कुछ इंडिकेट नहीं करता है, वो बस एक जगह खड़ा रहता है। जैसे मान लीजिए ब्लू कलर का पॉइंटर यहाँ पे है और रेड कलर का पॉइंटर, मैं चेंज ही कर देता हूँ कलर को। मान लीजिए रेड कलर का पॉइंटर इधर है, तो ब्लू कलर का पॉइंटर क्या एक्चुअल लोड बताता है, तो ये लोड जब बताएगा ना तो ये अपने साथ साथ रेड कलर के पॉइंटर को लेके जाएगा, उसको धक्का देते हुए लेके जाएगा। और जैसे ही मैक्सिमम लोड अटेंड करेगा, मैक्सिमम लोड जब अटेंड करेगा तो ब्लू कलर का पॉइंटर वापस जाना चालू हो जाता है। स्ट्रेस टेन कर्व में आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लोड के बाद क्या होता है, कर्व आपका नीचे जाना चालू हो जाता है। तो इसलिए ब्लू कलर का पॉइंटर आपका वापस जाना चालू हो जाएगा, है ना, है ना। तो उस केस में क्या होगा, रेड कलर का पॉइंटर वहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि उसको धक्का कौन दे रहा था, ब्लू कलर का पॉइंटर। अब जब ब्लू कलर का पॉइंटर वापस जाने लग गया तो रेड कलर वहीं पे रुक जाएगा। तो ये मैक्सिमम लोड को इंडिकेट करेगा, ये रेड कलर का पॉइंटर क्या करेगा, मैक्सिमम लोड को इंडिकेट करेगा कि मैक्सिमम लोड कितना अटेंड किया गया है। तो केवल इसका यही काम है रेड पॉइंटर का, ठीक है। तो इस केस में आप क्या करोगे, शुरू में क्या करना है, ब्लू कलर के पॉइंटर को 0 में सेट कर लेना और रेड कलर को इधर कहीं पे रख देना, उसकी ज़्यादा कुछ काम नहीं है ना। अब आपका नेक्स्ट क्या है, मशीन में आपने ग्रिप कर लिया, लोड को एडजस्ट कर लिया, पॉइंटर को 0 पे ला दिया। नेक्स्ट अब आपको मशीन को ऑन करना है, ठीक है। मशीन ऑन करोगे फिर आपको लोड धीरे धीरे अप्लाई करना है। मशीन ऑन करने के लिए स्विच दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे स्विच वगैरह सब रहता है, वहाँ से आपको मशीन ऑन कर लेना है। अब आपको लोड अप्लाई करना। अब देखो लोड कैसे अप्लाई करोगे आप, तो लोड अप्लाई करने के लिए देखो यहाँ पे 2 वॉल्व दिया गया है, ये पहला वॉल्व है, ये दूसरा वॉल्व है, ठीक है। अब मैंने पहले ही बता दिया था कि ये मशीन जो है वो हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हाइड्रोलिक्स में क्या होता है, यहाँ पे देखो पाइप जो दिख रही है ना, 4 पाइप, यहाँ पे देखो पाइप दिख रही है, इस पाइप के थ्रू ना ऑयल फ्लो होता है। यहाँ पे ऑयल को हम कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे भरा होता है ऑयल, तो यहाँ पे ऑयल को हम कंप्रेस करते हैं मोटर के थ्रू। तो ये कंप्रेस ऑयल क्या करता है, इसको प्रेशराइज करता है और ये प्रेशर ही ऊपर वाले क्रॉस हेड को ऊपर की ओर उठाता है। तो ऑयल का प्रेशर क्या हो रहा है, यहाँ से आप प्रेशर जनरेट कर रहे हो इधर नीचे से, ये प्रेशर का क्या कर रहा है, ये मूवेबल क्रॉस हेड को ऊपर उठा रहा है, ठीक है। तो ये जो वॉल्व है ना, उसी को ऑयल को कंट्रोल करता है। अब देखो कैसे कंट्रोल करता है, ये जो वॉल्व है ना, ये वाला जो लेफ्ट साइड में जो वॉल्व है वो क्या करता है, इस डायरेक्शन में जो ऑयल है ना उसको लाने का काम करता है। लोडिंग वाले सेक्शन, ये लोडिंग सेक्शन है, ये कंट्रोलिंग सेक्शन है। तो लोडिंग सेक्शन से ऑयल को वापस लाने का काम कौन करता है, ये वाला वॉल्व है ना। और ये वॉल्व क्या करता है, यहाँ से जो ऑयल है उसको इस तरफ भेजने का काम करता है। ये वाला वॉल्व क्या कर रहा है, जो कंट्रोलिंग साइड में जो ऑयल है उसको किधर भेजने का काम कर रहा है, इधर लोडिंग साइड में। समझ में आ रहा है, वॉल्व क्या कर रहा है, ये लेफ्ट साइड का वॉल्व क्या कर रहा है, इधर से जो ऑयल आ रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है, और जो राइट साइड का वॉल्व है वो इधर से जो ऑयल जो आ रहा है उसको कंट्रोल कर रहा है ना। अब जब आप टेस्ट शुरू करोगे तो क्या होगा, दोनों वॉल्व को आपको बंद रखना है। जब टेस्ट आप शुरू करोगे तो आपको दोनों वॉल्व को बंद करना, मतलब ऑयल का फ्लो यहाँ पे नहीं होगा जैसे ही चालू करोगे, है ना, ये दोनों वॉल्व बंद रहेगा। अब आपको क्या करना है, वॉल्व बंद रहेगा शुरू में, अब आपको क्या करना है, ये जो वॉल्व है राइट साइड का वॉल्व उसको धीरे धीरे ओपन करना है। इस वॉल्व को जैसे ही आप ओपन करोगे, यहाँ पे जो ऑयल भरी हुई है वो प्रेशराइज होगी, और प्रेशराइज होगी इस पाइप के थ्रू कहाँ जाएगी, ये इधर जाएगी, और ये इसको प्रेशर देगा क्रॉस हेड को। तो ये क्रॉस हेड क्या करेगा, ऊपर की ओर मूव करेगा, मतलब टेंसाइल फोर्स लगाएगा, ठीक है। आप इस वॉल्व को ओपन कर रहे हो, अब ये वॉल्व क्लोज ही रखोगे अभी, है ना, ये वॉल्व क्लोज ही रहेगा। तो वॉल्व क्लोज रहेगा तो इधर से ऑयल वापस नहीं आ पाएगा, ये ऑयल जो इधर जा रही है लोडिंग साइड में वो वापस नहीं आ पाएगी ऑयल, ठीक है। तो वापस नहीं आ पाएगी, इसलिए ऑयल क्या करेगा, इसको प्रेशर देगा मूवेबल क्रॉसरोड को, तो ये सैंपल को खींचेगा, ठीक है। तो ये जो वॉल्व को आप जितना ओपन करोगे ना उतना ज़्यादा प्रेशर जाएगा, उतना ज़्यादा लोड आप अप्लाई कर रहे हो। मतलब एक तरह से ये वाला जो वॉल्व है ये काम आ रहा है आपका लोड देने के लिए, ठीक है। तो इस वॉल्व को आपको धीरे धीरे क्या करना है, ओपन करना है, एकदम सडनली ओपन नहीं करना। सडनली ओपन करोगे तो क्या होगा, अचानक से प्रेशर देगा ये, उस केस में इम्पैक्ट लोड लग सकता है सैंपल में, है ना। तो इम्पैक्ट लोड से क्या होगा, मेटल का जो रिजल्ट है, स्ट्रेंथ का जो रिजल्ट है वो गलत आएगा, क्योंकि आप इम्पैक्ट लोड अप्लाई नहीं करना चाहते हो, आप स्टैटिक लोड अप्लाई करना चाहते हो। तो इस वॉल्व को बहुत धीरे धीरे ओपन करना है। जैसे जैसे आप ओपन करोगे ना, ये क्या करेगा, यहाँ पे जो सैंपल लगा है ना इसको ये खींचेगा, टेंसाइल लोड अप्लाई करेगा, और वो लोड की वैल्यू कहाँ इंडिकेट होगी, यहाँ पे। ये जो ब्लू कलर का पॉइंटर है ना, धीरे धीरे जैसे घड़ी बढ़ती ना वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धीरे धीरे बढ़ेगी, और वो
क्या बताएगा, अपना लोड को इंडिकेट करते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको लोड अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद आपने लोड अप्लाई किया। अब आपको क्या करना है, एवरी 5 kN में आपको क्या करना है, लोड को और एक्सटेंशन को नोट करते जाना है। ठीक है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना है तब आप करोगे, नहीं बनाना है तो इस रीडिंग की ज़रूरत नहीं होती है ना। इस रीडिंग में आपको क्या करना है, हर 5 kN केस में, जैसे मैंने 5 kN लोड लगाया तो उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ, है ना। मान लीजिए 5 mm हुआ तो मैं लिख दूंगा 5 mm एक्सटेंशन हुआ। फिर मैंने 5 लगाया, मतलब टोटल 10 kN लग गया। तो उसके से मान लो फिर से 5 mm एक्सटेंशन हुआ तो टोटल 10 mm एक्सटेंशन हो गया। फिर मैं 5 mm इंक्रीज़ किया, मतलब 15 kN हो गया। अब मान लीजिए इसमें 5 ना हो के 4 mm इंक्रीज़ हुआ तो टोटल 14 mm इलांगेशन हुआ। ऐसे क्या करोगे, ये जो टेबुलर कॉलम है उसमें आप नोट करते जाओगे कि हर 5 kN में कितना इलांगेशन हो रहा है। ये आपका बाद में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाने के काम आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब पहला ऑब्जर्वेशन अब आपको कब लेना है, कब आपको मेन ऑब्जर्वेशन लेना है, तो जैसे आप लोड लगाते रहोगे। ठीक है, जैसे जैसे आप मशीन में लोड लगाते रहोगे, एक टाइम क्या आएगा, लोड लगेगा तो ये पॉइंटर धीरे धीरे लोड को बताते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे आप वॉल्व ओपन करोगे। अब एक टाइम ऐसा आएगा ना, जब ये जो पॉइंटर है ना थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा। ये पॉइंटर क्या है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट होगा। फ्लक्चुएट का मतलब क्या होता है, ये आपका पॉइंट ये है, इंडिकेटर है। तो इसमें जो पॉइंटर होगा ना, थोड़ा सा जो आगे बढ़ रहा है वो आगे ना बढ़ के एक जगह रुक जाएगा, है ना, रुकेगा और थोड़ा सा 1-2 डिवीज़न पीछे जाएगा। 1-2 डिवीज़न थोड़ा सा पीछे जाएगा, फिर ये आगे जाना चालू करेगा। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ये आपका अपर यील्ड पॉइंट को इंडिकेट करेगा। देखो, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखे होगे तो उसमें कर्व कैसे रहता है, आपका ये ऐसे कर्व जाता है, फिर ये अपर के बाद ये नीचे आता है, फिर ये कर्व ऐसे ऊपर जाता है। मतलब ये अपर यील्ड पॉइंट होता है और फिर उसके नीचे लोअर यील्ड पॉइंट होता है। ठीक है, ये लोड ऊपर गया फिर लोड नीचे भी आता है। तो ये आपका यहाँ पे पॉइंटर में दिखाई देगा कि लोड जा रहा है, उसके बाद थोड़ा सा लोड नीचे आता है, ये पॉइंटर थोड़ा सा पीछे जाता है ना। तो जो मैक्सिमम पॉइंट है जहाँ से अटेंड करके पीछे जाएगा तो अपर यील्ड पॉइंट, और जहाँ तक पीछे गया वो उसका लोअर यील्ड पॉइंट होता है। उसके बाद फिर से पॉइंटर आगे की ओर बढ़ना चालू हो जाएगा, मतलब कर्व फिर ऊपर ऐसे जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, यील्ड पॉइंट को बताता है। ये क्या बता रहा है, यील्ड पॉइंट को, है ना। अब आपको पता होगा कि ये जो अपर और लोअर यील्ड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो केवल लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील के लिए होता है। ठीक है, अदर एलिमेंट है, मान लो हाई कार्बन स्टील है या फिर कोई नॉन फेरस, हाँ नॉन फेरस मेटल है, कॉपर एल्युमिनियम वगैरह, तो उस केस में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। उस केस में ऐसा आपको अपर लोअर यील्ड पॉइंट नहीं मिलता है। उस केस में कर्व आपका कैसे बनता है, सीधा ऐसे बनता है ना। तो उस केस में आपको क्या पता करना है, यील्ड पॉइंट पता करना है। तो यील्ड पॉइंट पता करने के लिए उस केस में ना, सैंपल जो होता है ना, सैंपल में ना एक माइक्रोमीटर को लगा देते हैं। जैसे माइक्रोमीटर का यहाँ पे ये माइक्रोमीटर है, इसको स्क्रू गेज भी बोलते हैं। इसी में सैंपल के साथ ना इसको थोड़ा सा हल्का सा दबा करके ना इसको लगा दिया जाता है। ये मान लीजिए सैंपल में थोड़ा सा हल्का, इसको जब आप घुमाते हो ना, आप लोग देखे होंगे माइक्रोमीटर, इसको जब घुमाते हैं तो आगे बढ़ता है, तो सैंपल के साथ इसको ऐसे लगा देंगे। तो जब ये लोड इंक्रीज़ करेगा तो क्या होगा, सैंपल क्या होता है, सैंपल का लेंथ बढ़ता है और डायमीटर कम होता है। तो जैसे इसका डायमीटर कम होगा ना, आपने इसको ग्रिप करा के रखा है, ये अपने आप माइक्रोमीटर नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इसका डायमीटर पहले जो था वो डायमीटर कम हो जाएगा लेंथ बढ़ने के कारण। ठीक है, तो ये जो ग्रिप बना के रखा है वो छूट जाएगा, तो ये माइक्रोमीटर आपका नीचे गिर जाएगा। तो जिस लोड में ये नीचे गिरेगा ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट होगा, वो उसका क्या होगा, यील्ड पॉइंट। यील्ड पॉइंट मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा, यील्ड पॉइंट मतलब एक्चुअली में यील्ड लोड पॉइंट का आपको मत समझो, यहाँ पे जिस लोड में होगा वो होगा यील्ड लोड। तो वो जो लोड होगा ना, वो जो लोड होगा आपको कैलकुलेट कर लेना, मतलब नोट कर लेना है, मतलब उसको बोलेंगे यील्ड लोड। उसको क्या बोलेंगे, यील्ड लोड। मतलब आप पहला ये चीज़ नोट कर लोगे कि यील्ड लोड कितना मिला, पॉइंटर में आप देख लोगे, वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि यील्ड लोड आपको कितना है, उसको आप नोट कर लोगे। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या होगा, अब आपका पॉइंटर लगातार फिर से आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। जो ब्लू कलर का पॉइंटर है, मतलब आप फिर से लोड को बढ़ाते जा रहे हो। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका जो पॉइंटर है ना, वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे जाना चालू हो जाएगा। ये जो ब्लू कलर का पॉइंटर है, मान लीजिए ये जो ब्लू कलर का पॉइंटर है, ये मान लीजिए एक मैक्सिमम अटेंड करने के बाद ब्लू कलर का पॉइंटर वापस जाना चालू हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम
लोड अटेंड करने के बाद, ठीक है। तो जो मैक्सिमम लोड अटेंड करने के बाद वापस जाएगा ना, तो मैक्सिमम लोड जो अटेंड करेगा वो उसको आप नोट कर लेना, उसको बोलेंगे मैक्सिमम लोड। वो क्या होगा उसका मैक्सिमम लोड। तो मैक्सिमम लोड पता करने के लिए ये रेड कलर का पॉइंटर है, ये ब्लू पॉइंटर रेड कलर को अपने साथ धक्का देते हुए जाएगा, और जब ब्लू कलर का पॉइंटर वापस जाएगा तो उसको छोड़ देगा वहीं पे, रेड कलर के पॉइंटर को वहीं छोड़ देगा। तो रेड कलर का पॉइंटर में जो जो लोड बताएगा, वो जो पॉइंटर जो लोड इंडिकेट करेगा उसको आप नोट कर लोगे, है ना। वो होता है मैक्सिमम लोड, ठीक है। तो अब आपका क्या हो रहा है, ये जो पॉइंटर है वापस जा रहा है, तो जब ये वापस जाता रहेगा पॉइंटर ना किसी पोजीशन में वापस जाता रहेगा, तो वहाँ पे कहीं पे आपका मेटल इधर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक हो जाएगा तो जिस लोड में ब्रेक होगा वो उसका होगा फ्रैक्चर लोड। वो क्या होगा उसका फ्रैक्चर लोड। आपको देखते रहना कि कब फ्रैक्चर हुआ, और जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ वहाँ पे आपको जो लोड इंडिकेट करता रहेगा, ये जो पॉइंटर जो लोड इंडिकेट करेगा उसको नोट कर लेना, वो होगा उसका फ्रैक्चर लोड, ठीक है। अब बात आती है कि ऐसा होता क्यों है कि मेटल मैक्सिमम लोड अटेन करने के बाद पॉइंटर वापस जाना चालू होता है, ठीक है। देखो क्या होता है, ये जो मैक्सिमम लोड होता है ना, जो मैक्सिमम लोड होता है वहाँ पे सैंपल में क्या होता है, नेकिंग स्टार्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। उस जगह पे कहीं पे नेकिंग स्टार्ट होता है, तो नेकिंग स्टार्ट होने के कारण ना सैंपल की जो लोड सहने की क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कम हो गया। तो इसीलिए ये जो कर्व है ना वो नीचे की ओर जाता है, ठीक है। नीचे जा रहा है मतलब लोड कम है, तो यही आपको प्रैक्टिकली वो पॉइंटर में ना इंडिकेट करेगा, वो पॉइंटर वापस जाना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये कर्व क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, और जाते रहेगा और कहीं पे वो आपका जो नेकिंग हुआ है वहीं पे मेटल फ्रैक्चर हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पे फ्रैक्चर होगा वो उसका फ्रैक्चर लोड होगा, ठीक है। तो ये सारा रीडिंग आपको नोट कर लेना है, ये फ्रैक्चर लोड आपको मिल जाएगा। तो फ्रैक्चर होने के बाद आपका सैंपल इस तरह से कुछ दिखाई देगा। ये ओरिजिनल सैंपल है आपका, ठीक है। यहाँ पे मार्क किया हुआ है गेज लेंथ, ठीक है। फिर टूटने के बाद आपका सैंपल कैसे दिखेगा, ऐसे। अब यहाँ पे देखो इस पोर्शन में नेकिंग हुआ है, ठीक है, यहीं से मेटल टूटा है। तो ये नेकिंग कब होता है, मैक्सिमम लोड में नेकिंग चालू होता है और फ्रैक्चर लोड में जाके ये नेकिंग टूट जाता है, ठीक है। अब आपको क्या कर लेना है, रीडिंग ले लेना है। तो रीडिंग में अभी तक क्या क्या रीडिंग आपने ले लिया था, पहला रीडिंग क्या ले लिया था, इस शुरू में सैंपल का गेज लेंथ आपने ले लिया था, नोट कर लिया था, इसका डायमीटर नोट कर लिया था शुरू में ही, है ना, टेंसाइल टेस्ट के पहले ही। और टेंसाइल टेस्ट के टाइम पे क्या क्या आपने नोट किया है, यील्ड लोड आपने नोट किया है, ठीक है, मैक्सिमम लोड आपने नोट किया है ना, और फ्रैक्चर लोड आपने नोट किया, ये तीनों लोड आपने नोट कर लिया है, ठीक है। और वो जो 5 किलो न्यूटन वाला है, हर 5 किलो न्यूटन में आपको इलोंगेशन नोट करना है। वो जनरली होता है ऑटोमेटिक मशीन में, तो एक्चुअली में वो नोट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन में एक्सटेंसोमीटर लगा होता है, वो डायरेक्टली आपका कंप्यूटर में वो ग्राफ बना के पूरा बता देता है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा आपको मैनुअल जो मेथड है वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप मैनुअल मेथड समझ गए तो फिर ऑटोमेटिक मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो आपने ये सब चीज़ें नोट कर लिया था। अब आपको अब क्या रीडिंग लेना है आपको। अब आपको क्या करना है, जो सैंपल टूट गया है, ये सैंपल ब्रेक हो गया है, अब आपको क्या करना है, गेज लेंथ मेज़र कर लेना है। वो होगा फाइनल गेज लेंथ, मतलब जो ये जो लेंथ था ये इनिशियल गेज लेंथ था, है ना, ये जो लास्ट मार्क हुआ है। अब ये जो मार्क किए हो आप, इसके बीच की फिर दूरी मेज़र करोगे वर्नियर कैलिपर से, तो ये होगा आपका फाइनल गेज लेंथ। ये क्या होगा आपका फाइनल गेज लेंथ, ठीक है। और यहाँ जहाँ पे नेकिंग हुआ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो नेकिंग हुआ है ना, यहाँ का डायमीटर आपको मेज़र कर लेना है। जहाँ पे नेकिंग हुआ है वहीं पे आपको डायमीटर मेज़र करना है, उसको बोलेंगे फाइनल डायमीटर। उसको क्या बोलेंगे, फाइनल डायमीटर। इनिशियल डायमीटर आपने ले लिया था, और जहाँ पे नेकिंग हुआ उसको बोलेंगे फाइनल डायमीटर, ठीक है। तो ये सारा एक ऑब्जर्वेशन टेबल आप बना लोगे, ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन कॉलम आप बना लोगे। सारा चीज़ आपने क्या कर लिया है, अब पूरा नोट कर लिया है। अब बारी आती है आपकी कैलकुलेशन की। अब आपको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस में मैं सीधा बता रहा हूँ, मैं आसान से बता रहा हूँ। हम पहले कैलकुलेट कर लेंगे यील्ड स्ट्रेंथ। हम पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला होता है, स्ट्रेंथ और स्ट्रेस एक ही है। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, लोड अपॉन एरिया। लोड अपॉन एरिया मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। तो मैक्सिमम, तो यहाँ पे लोड कौन सा लोगे आप, जब आप यील्ड स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे लोगे यील्ड लोड।
यील्ड लोड जो आपने सबसे पहले किया था जहाँ पे फ्लक्चुएशन हुआ था, ठीक है, वो जो लोड होगा ना वो होगा यील्ड लोड डिवाइडेड बाई इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। मतलब शुरू में जो सैंपल का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने जो मेज़र किया था डायमीटर के बेस पे, आप क्या करते हो, आप क्या क्या करते हो, शुरू में इनिशियल डायमीटर लेते हो, फिर इनिशियल डायमीटर से आप क्या कर लो, एरिया कैलकुलेट कर लो। एरिया मतलब होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई/4 डी स्क्वायर, पाई/4 डी स्क्वायर। मान लीजिए डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 12 mm है। तो इस हिसाब से आप एरिया कैलकुलेट कर लो, फॉर्मूला में डाल के पाई/4 12 स्क्वायर, तो आपको एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोड अपॉन इनिशियल एरिया डालोगे ना तो आपको मिल जाएगा यील्ड स्ट्रेंथ, है ना। फिर आप क्या कैलकुलेट करो, टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर लो, है ना। टेंसाइल स्ट्रेंथ का क्या फॉर्मूला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाई इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो आपने कैलकुलेट कर ही लिया पहले ही, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। बस क्या करना है, मैक्सिमम लोड ऊपर में लगाना, आपको क्या करना है, पुट कर देना मैक्सिमम लोड जो आपने नोट किया होगा, है ना। तो मैक्सिमम लोड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, टेंसाइल लोड मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करना है। फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू होगा फ्रैक्चर लोड डिवाइडेड बाय इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फॉर्मूला लगाओगे आपको क्या मिल जाएगा, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या कैलकुलेट कर लो, इलोंगेशन, परसेंटेज इलोंगेशन। तो परसेंटेज इलोंगेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ इंटू 100। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, इनिशियल लेंथ हमने कितना लिया था, 50, है ना, नहीं 60 mm लिया था शायद, 60 mm इनिशियल लेंथ कितना था, 60 mm। मान लीजिए फाइनल लेंथ फॉर एग्जांपल 80 mm है, तो परसेंटेज इलोंगेशन कैसे निकालोगे, फाइनल लेंथ 80 माइनस इनिशियल लेंथ 60 डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ कितना है, 60 इंटू 100। यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 20/6। तो यहाँ पे लगभग आपका 66% आ जाएगा इलोंगेशन। कितना आ जाएगा यहाँ पे, 66%। इस तरह से आपको क्या करना है, परसेंटेज इलोंगेशन कैलकुलेट करना है। वैसे ही फिर परसेंटेज रिडक्शन एरिया कैलकुलेट करोगे, है ना। परसेंटेज रिडक्शन एरिया का फॉर्मूला क्या है, इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया। ठीक है, यंग मॉडुलस ऑफ कैलकुलेट करोगे, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस कैलकुलेट करने के लिए ना, जो यील्ड लोड है या जो यील्ड स्ट्रेस है उसके पहले का जो स्ट्रेस है वो लोगे और वो स्ट्रेन लोगे। ठीक है, क्योंकि ये जो यंग मॉडुलस जो आप कैलकुलेट करोगे ना वो प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट के अंदर करोगे। ठीक है, तो कौन सा स्ट्रेस लोगे, बिफोर फ्रैक्चर स्ट्रेंथ वाला। ये जो स्ट्रेस होगा वो यील्ड स्ट्रेस के पहले स्ट्रेस होगा, और जो स्ट्रेन होगा वो भी यील्ड स्ट्रेन होगा ना उसके पहले का होगा। ठीक है, चलिए हम एक क्वेश्चन ही सॉल्व करके देख लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन करना है। ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको कैलकुलेशन करना कैसे है। ठीक है, तो अब आप क्या करिए, इमेजिन करिए कि आपने एक टेंसाइल टेस्ट कंप्लीट कर लिया। अब आपका रीडिंग क्या क्या है, शुरू में आपने क्या रीडिंग लिया, इनिशियल गेज लेंथ। तो गेज लेंथ सैंपल का कितना लिया आपने, 60 mm था, और मान लीजिए उसका डायमीटर कितना था, 15 mm था। ठीक है, ये दो रीडिंग आपने टेस्टिंग से पहले ले लिया, सैंपल का रीडिंग। अब आप क्या कर रहे हो, जब टेस्टिंग कर रहे हो, टेंसाइल टेस्ट जब कर रहे हो, तो यील्ड लोड कितना है, मान लीजिए 40 kN। मैक्सिमम लोड कितना आया, 60 kN, है ना। फ्रैक्चर लोड कितना आया, 50 kN, है ना। ये टेस्टिंग के समय आपने ऑब्जर्वेशन ले लिया, रीडिंग ले लिया। अब सैंपल टूटने के बाद क्या क्या रीडिंग लिया आपने, फाइनल गेज लेंथ कितना आया, 80 mm। ठीक है, फाइनल डायमीटर कितना आया, 10 mm। डायमीटर कम हो जाएगा ना, ठीक है, क्योंकि जब लेंथ बढ़ता है तो डायमीटर कम होता है, तो इसलिए डायमीटर यहाँ पे कम हो गया है और इस लेंथ बढ़ गया है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, यील्ड स्ट्रेंथ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, है ना, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ भी कैलकुलेट करना है, परसेंटेज रिडक्शन एरिया और इलोंगेशन, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। तो यील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है यील्ड लोड अपॉन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यील्ड लोड तो आपको पता चल गया है, यील्ड लोड कितना है,
40 किलो न्यूटन है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, अगर राउंड है तो π/4 इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, π/4 इंटू डी स्क्वायर। तो π/4 इंटू डी कितना है, डी यहाँ पे लेना है इनिशियल डायमीटर, सॉरी ये डी क्या होगा, d1 होगा इनिशियल डायमीटर। ठीक है, तो d1 कितना है, 12 है, 12 mm डायमीटर का सैंपल, तो इंटू 12। तो आप इसको आप कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लो। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में डाल देता हूँ इसको, π/4 इंटू 12 स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाती है 113.09 mm स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया का वैल्यू आ गया। आप सीधा फॉर्मूला में डाल दो, यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू यील्ड लोड। तो यील्ड लोड कितना है, 40 किलो न्यूटन। तो किलो को आप कन्वर्ट कर दो। ठीक है, किलो मतलब होता है 1000, तो इंटू 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई कितना था, 1013.09 mm स्क्वायर। अब आप सीधा इसको कैलकुलेटर में डाल दो, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 40 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 113.09। तो यहाँ पे वैल्यू इसकी आ गई 353.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, यील्ड स्ट्रेंथ आ गया। ठीक है, ये इसको आप नोट कर लो, यील्ड स्ट्रेंथ आ गया। अब सेम क्या कैलकुलेट करना है आपको, यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो इस केस में लेंगे मैक्सिमम लोड अपॉन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया तो वही होगा 113 जो हमने कैलकुलेट किया है। ठीक है, बस मैक्सिमम लोड ऊपर चेंज हो जाएगा। तो मैक्सिमम लोड कितना है, मैक्सिमम लोड आपका है 60 किलो न्यूटन। ठीक है, तो मैक्सिमम लोड 60 किलो न्यूटन है, तो ये 60 इंटू 1000 न्यूटन डिवाइडेड बाई 113.09। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर में डाल दो। ठीक है, तो देखो वैल्यू यहाँ पे आ गई 530.55 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये इसका आ गया यूटीएस की वैल्यू, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू। ठीक है, सेम आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। तो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ में आ गया फ्रैक्चर लोड अपॉन इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब इसका आप खुद कैलकुलेट करिए आप लोग। फ्रैक्चर लोड यहाँ पे कितना है, 50 किलो न्यूटन है। इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, 113.09 है। अब आप लोग कैलकुलेट करके इसको कमेंट सेक्शन में बताइए कि फ्रैक्चर स्ट्रेंथ कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज इलॉन्गेशन। तो परसेंटेज इलॉन्गेशन के लिए क्या है फॉर्मूला, इनिशियल लेंथ माइनस फाइनल लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ। तो इनिशियल लेंथ कितना है, नहीं सॉरी फाइनल लेंथ हो गई, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ। ठीक है, क्योंकि फाइनल लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है। तो फाइनल लेंथ आपका 80 माइनस इनिशियल लेंथ आपका है 60 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 100 करना पड़ेगा, परसेंटेज में लाना है। तो ये आपका आ जाएगा लगभग ये देखिए आपका आ जाएगा 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 60। तो ये आ जाएगा आपका, अच्छा उसमें जो कैलकुलेट किया था हमने वो गलत था, ये है 33%। तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई, 33%। तो परसेंटेज इलॉन्गेशन कितना है, 33% है। अब परसेंटेज रिडक्शन इन एरिया आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, परसेंटेज रिडक्शन एरिया। तो इसका फॉर्मूला होता है इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाय इनिशियल एरिया। ठीक है, तो इनिशियल एरिया तो आपने कैलकुलेट ऑलरेडी करके रखा है। इनिशियल एरिया का आपका आया था 113.09। ठीक है, बस आपको फाइनल एरिया कैलकुलेट करना है। तो फाइनल एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो वही होगा π/4 d2 का स्क्वायर। अब d2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम फाइनल एरिया निकाल रहे हैं, तो उसके लिए फाइनल डायमीटर लेना पड़ेगा। तो फाइनल डायमीटर कितना था, 10 mm। तो यहाँ पर d की वैल्यू कितना रख दोगे, आप रख दोगे 10।
ठीक है। तो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे π/4 इंटू 10 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई 78.58 ये वैल्यू निकल के आ गई। अब सीधा फॉर्मूला में रख दीजिए, परसेंटेज रिडक्शन एरिया इज इक्वल टू इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया डिवाइडेड बाई इनिशियल एरिया। तो इनिशियल एरिया आपका कितना था 113.09 था, माइनस फाइनल एरिया कितना अभी निकाले 78.55 निकाले, डिवाइडेड बाई इनिशियल, तो इनिशियल है 113.09 है ना। तो आप इसको सीधा कैलकुलेट करो कैलकुलेटर में 113.09, ठीक है, माइनस 78.55 डिवाइडेड बाई 113.09। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ गई। इसको आप इंटू 100 करो, परसेंटेज निकालना तो इंटू 100 करो, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू निकल के आ गई 30.5%। तो रिडक्शन एरिया कितना का निकल के आ गया आपका 30.5%। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, वैल्यू कैलकुलेट करना है ना। अब आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बना सकते हो। जो आपने रीडिंग जो लिया ना, हर 5 किलो न्यूटन में जो इलोंगेशन का आपने वैल्यू निकाला था, उसको आप ग्राफ के रूप में प्लॉट करोगे ना, तो आपको मिल जाएगा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। और आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन आ गई है, वो डायरेक्टली कंप्यूटर में ही वो पूरा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना के बता देती है ना। आपको क्या करना है, हर 5 किलो न्यूटन पे या जितने भी आपने रीडिंग लिया है ना इलोंगेशन का, वहाँ पे आप इसको टिक करते जाइए। आपको बहुत सारा पॉइंट मिलेंगे। ऐसे पॉइंट को जब आप मिला दोगे ना, तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मिल जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख के भी आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है मटेरियल के बारे में। अगर कर्व देखिए, अगर आपका इस तरीके से है, ये वाला, ये आपको बता रहा है ब्रिटल मटेरियल के कर्व को। इसमें कोई भी तरीके से यील्ड पॉइंट नहीं है, ठीक है, इसमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये सीधा स्ट्रेट लाइन रहता है और जाके फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये इस तरह का जो कर्व है वो आपको ब्रिटल मटेरियल के कर्व को इंडिकेट करता है। डक्टाइल मटेरियल का कर्व कैसे बनता है, ये ऐसे बनता है। इसमें क्या होता है, आपका यील्ड स्ट्रेंथ वगैरह यील्ड पॉइंट होता है, तो ये कर्व ऐसे बनता है ना। प्लास्टिक मटेरियल का कर्व ऐसे बनता है। तो आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देख के बहुत सारी जानकारी निकाल सकते हो कि उसका स्ट्रेंथ कितना है, उसकी डक्टिलिटी कितनी है, ठीक है, उसका टफनेस कितना है, ये सारी जानकारी आप स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख के निकाल सकते हो। ओके, तो ये था पूरा टेंसाइल टेस्ट का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंप्रेसिव टेस्ट के बारे में। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।